हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कुरुक्षेत्र, आइए शुरू करते हैं आज की बहस। हमारे साथ रागिनी नायक जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। स्वागत है रागिनी जी आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हमें ज्वाइन करने वाले हैं बस कुछ ही देर में। आज भारत में 1,61,00,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर केसेस रिकॉर्ड किए गए। बीते 24 घंटे के अंदर 880 मौतें, 1.25% डेथ रेट भारत का हो चुका है, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। हमेशा 1% से नीचे रहा था, ये भारत की उपलब्धि हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे हमसे छूटती जा रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है और खुद उद्धव ठाकरे इसका ऐलान आज रात को 8:30 बजे करीब आकर के महाराष्ट्र की जनता के सामने कर सकते हैं। रागिनी जी, सारे इशारे ऐसे हैं कि हालात पिछली बार जो हमने कोरोना का विकराल रूप देखा था उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। सौरभ जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा कि पूरा देश आज कोरोना के चंगुल में है, चपेट में है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार केवल आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशने और उदासी में उत्सव मनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व देने के बजाय एक दलगत नेता के रूप में इस आपदा के समय स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि का माध्यम बन रहे हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के सुझाव को, जो कि इस आपदा के समय पर बहुत ही लाभकारी हो सकते थे, लगातार नजरअंदाज करके आए। और उसी का हमने एक प्रमाण अभी 2-3 दिन में देख लिया है। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें मोदी जी से ये अनुरोध किया कि जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं उनका अप्रूवल जल्द से जल्द लिया जाए। रविशंकर प्रसाद जी कहने लगे कि राहुल गांधी फार्मा कंपनीज के लॉबी का काम करना शुरू कर दिया है। और उसके 3 दिन बाद ही सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि अब सारी फॉरेन वैक्सीन्स एक रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए देश में अपनाई जाएंगी। राहुल गांधी जी पिछले साल फरवरी से कोरोना महामारी की गंभीरता को समझाने और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के तमाम सदस्य केवल मखौल उड़ाने का काम करते रहे। और अगर ऐसा ना किया होता, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि आज भारत का ये हाल ना होता। एक बात मैं जल्दी से और जोड़ना चाहूंगी। देश आज जानना चाह रहा है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया जाता है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को सुलभ कराने के लिए, स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए, और 1 साल बाद भी यदि हम नील बटा सन्नाटा है, अस्पतालों की यदि आज भी कमी है, ऑक्सीजन आज भी नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि जान बचाने वाली रेमडेसिविर की भी शॉर्टेज हो गई है, एम्बुलेंस नहीं है, टेस्टिंग लगातार कम होती जा रही है, तो आखिर 1 साल में देश की सरकार ने क्या किया? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है सुधांशु जी को देना चाहिए। रागिनी जी, आपने जो सवाल पूछे हैं मौजूद सवाल है, इनके जवाब मिलने चाहिए। मैं जुड़ गए उनसे, फंड का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है सुधांशु जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1 साल में आपने जो कुछ बताया कि क्या कुछ नहीं किया गया तभी इतने खराब हालात हो रहे हैं, ये सवाल जितने ज्यादा केंद्र सरकार से पूछे जाने चाहिए उससे कम जोर से राज्य सरकारों से हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि आखिरकार स्वास्थ्य से जुड़े सारे मसले, ज्यादातर मसले वो राज्य सरकारों के हैं। राज्यों के अपने अस्पताल हैं, राज्यों के अपनी एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उन्होंने क्या किया 1 साल में? और मैं इसमें बीजेपी का राज्य, कांग्रेस का राज्य, लेफ्ट का राज्य इस किस्म से नहीं देख रहा हूं। ये हर राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी होगी केंद्र के साथ साथ। बहरहाल, अब सुधांशु जी ये हो रही है, रागिनी जी का कहना ये है, वो खैर अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रही थी कि हमारे सुझावों को आप हमेशा रद्दी की टोकरी में फेंकते आए, उनकी अनदेखी करते आए, मखौल उड़ाते आए। राहुल गांधी ने 3 दिन पहले कहा था वैक्सीन को लागू कर दीजिए जो विदेशों में बनाई गई है, उनका मजाक उड़ाया गया। और आज आपने आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया कि हम सारी विदेशी वैक्सीन को, जिनको दुनिया में किसी ने भी मंजूरी दे रखी होगी, हम भारत में उनको आमंत्रित करते हैं। देखिए, जो आरोप रागिनी जी की पार्टी लगाती रही है, अब इन्होंने 1 साल पहले से बात की शुरुआत की और कहा कि फरवरी के महीने में पिछले वर्ष जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि कार्रवाई कर देनी चाहिए, भारत सरकार ने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। परंतु इसी का जरा आप पिछले 1 वर्ष का इतिहास देख लीजिए और इन लोगों का कृत्य देख लीजिए, आपको साफ समझ में आ जाएगा। जब फरवरी के महीने में ये कह रहे थे कि भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जाके कोई चेक कर सकता है, फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी बहुत दूरदृष्टि से बोल रहे थे।
इतनी दूरदृष्टि से स्वयं इटली में बैठे थे, स्वयं विदेश में बैठे थे और कह रहे थे कि भारत सरकार ने फ्लाइटें क्यों चालू कर रखी हैं और नमस्ते ट्रंप की वजह से सब कुछ फैल रहा है। चलिए, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो यानी पहले यह कहना था कि रोका क्यों नहीं, लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया, इतनी जल्दी क्यों लगा दिया गया, लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया। चलिए, उसके बाद जब लोगों को थोड़ी छूट दी जाने लगी तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, जबकि वो मुख्यतः राज्य सरकारों का काम था। और उन्होंने भी जिन नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की और महाराष्ट्र के संदर्भ में बात की, मुंबई के संदर्भ में, तो उन्होंने साफ कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जब लॉकडाउन में ढील दी जाने की बात रही, ये ढील क्यों, ये व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की जा रही है। जब ढील नहीं दी जा रही थी तो ये कहा जा रहा था अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत दबाव बन रहा है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि होपफुली 2021 की जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। कैसे आ सकती है इतनी जल्दी, तो वैक्सीन ही नहीं आ सकती। जब 2 वैक्सीन आ गई, इसका तो ट्रायल का, तीसरे ट्रायल का डाटा नहीं उपलब्ध है, यह कैसे आ गया। उसके बाद इस ढंग के हास्यास्पद और बकवास किस्म के दुष्प्रचार हुए कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी। उसके बाद सारी की सारी चीजें शांति रही। उसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता की बात आई। अभी आप देखिए कि विगत 1 महीने में जो सबसे बुरी स्थिति आई है, हम तो इस पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दो सबसे अफेक्टेड राज्य। एक भारत का सबसे धन संपन्न राज्य महाराष्ट्र, जहां देश की आर्थिक राजधानी है, एक बहुत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य, दोनों जगह समस्या आई। और इस समय 8 राज्यों में 10 राज्यों में से 80% केस आ रहे हैं। हमारे भी राज्य हैं, इनके भी राज्य हैं, वो एक अलग विषय है। पर एक सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कहां हैं? दिल्ली और मुंबई। पूरे देश में किसी को बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या आती है, दिल्ली और मुंबई जाता है। कुछ मामलों में मुंबई में दिल्ली से बेहतर सुविधाएं, और दोनों जगह राज्य सरकारें हमारी नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। राज्यों पर आते हैं, तो राज्यों की बात पर भी आते हैं। हिंदी में एक शब्द कहते हैं ना, विघ्न संतोषी। अभी लेकिन एक वर्षों में 1 दर्जन आरोप हैं। जब भी आप कुछ करिए तो कुछ ना कुछ आपने 12 उदाहरण दे दिए। राहुल गांधी ने क्या कहा, कब कब कहा, कांग्रेस पार्टी ने कब क्या कहा। रागिनी जी एक सेकंड, मैं उस सवाल का जवाब ले लूं। उस सवाल का जवाब जरूरी है जो आपने उठाया। राहुल गांधी ने 3 दिन पहले कहा था कि इन वैक्सीन को मंजूरी दे दो। 5 मिनट बोलने दिया सुधांशु जी को। रागिनी जी आप भी बोली, मैंने आपको भी नहीं टोका। अब मैं उनसे सवाल ही पूछ रहा हूं, इसमें हर वक्त ये करने की जरूरत नहीं। आप 2 ही लोग हैं, आप इसके बाद 5 मिनट बोल लीजिएगा। मैं इस बात के लिए जाना चाहता हूं कि मैं फेयरली आप लोगों को समय दूंगा। जी, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना तो आसान है, वही काम जब आज आपने कर दिया तो कोई आपसे पूछे कि आज उनका क्लिनिकल ट्रायल क्यों नहीं हो रहा वैक्सीन में भारत के अंदर, जिनको आज मंजूरी दी गई है। सुधांशु जी देखिए, सरकार सभी परिस्थितियों के ऊपर बड़ी संवेदनशीलता के साथ दृष्टि रखे हुए है, और इस समय देश के 10 राज्यों में से कई राज्यों में विस्फोट जैसी स्थिति है जी। और ऐसे समय पे जिस वैक्सीन को लेकर आज से केवल 1 महीना पहले जहां हम उपलब्ध कराते थे वो संख्या के लगभग लोग टर्नआउट नहीं होते थे, और जिस कारण से बहुत सी वैक्सीन वेस्ट जाती थी। तेलंगाना में 17.5% तक वैक्सीन वेस्ट गई हैं ऑफिशियली। अब इस परिस्थिति के बाद वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में जो वो भय था या आशंका थी वो दूर हुई, और अब भारी ये सारी परिस्थितियां 3 दिन पहले भी थी। सुधांशु जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। ये सारी परिस्थितियां 3 दिन पहले, इसलिए अब वैक्सीन, जब राहुल गांधी ने बोला था, उनको कहा गया इन वैक्सीन कंपनियों का लॉबिस्ट। ये रविशंकर प्रसाद जी के शब्द थे कि राहुल गांधी लॉबिंग कर रहे हैं फार्मा कंपनीज के लिए। उसके 3 दिन बाद अगर भारत सरकार उन्हीं कंपनियों को मंजूरी दे रही है तो क्या यह आरोप आप पे लगाया जाए, या आज आप उस आरोप के लिए खेद व्यक्त करते हैं? नहीं, देखिए वो जो आरोप लगाया गया था राहुल गांधी जी पे, वो सिर्फ इस वैक्सीन के बारे में नहीं, राफेल के बारे में भी कहा गया था कि वो किसी न किसी दूसरी विदेशी कंपनी का, ऐसा लगता था चूंकि जो कुछ वो प्रश्न उठा रहे थे उसका परोक्ष रूप से लाभ किसी अन्य को मिलने की संभावना दिख रही थी। परंतु आज जो सरकार ने किया, किसी 1 या 2 वैक्सीन के लिए नहीं किया है, उसने किया भाई जो उपलब्ध है सब है, तो लॉबिंग का इश्यू ही खत्म हो गया। हाँ, अगर 1, 2 या 3 के लिए करते तो लॉबिंग की बात होती। चलिए ठीक है, बोलिए रागिनी। क्या मैं बोल सकती हूं? बोलिए। हाँ, देखिए, सुधांशु जी ने एक लंबी फहरिस्त गिना दी, और ये दिखाने की कोशिश थी कि विपक्ष ने किस तरीके से कभी एक सवाल पूछा, कभी दूसरे सवाल पूछा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ सुधांशु जी कि सरकार चला रहे जनप्रतिनिधि जन सेवा में अगर कुताही करेंगे तो उनसे विपक्ष सवाल भी पूछेगा, उनको कटघरे में भी खड़ा करेगा, चाहे 1 बार करना पड़े, चाहे 100 बार करना पड़े, क्योंकि ये विपक्ष का उत्तरदायित्व है, हमारा फर्ज है। पहली बात। अब दूसरी बात,
आपने कुछ गलतियां जो गिनाई, आप सोच ये रहे हैं कि वो विपक्ष की गलतियों के रूप में गिना जाएगा, लेकिन वो उसने केवल आपकी सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया है। मैं शुरू से आती हूं। जब देश में पहला केस आया कोरोना का 30 जनवरी को, तो नरेंद्र मोदी जी का उत्तरदायित्व था कि वो इस बीमारी की गंभीरता को समझते और किसी भी तरीके के बड़े आयोजन को रद्द करते। पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कि उनकी छवि थोड़ी सी विदेश में चमक जाए, लोगों के ऊपर प्रकोप हो इस बीमारी का, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराया। तब भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कह रहे थे कि सोचिए समझिए। फरवरी से राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया कि बहुत गंभीर बीमारी है। आप कह रहे हैं कि राहुल जी के पास बहुत दूरदृष्टि थी। हाँ है, और नरेंद्र मोदी जी के पास उस दूरदृष्टि की बहुत ज्यादा कमी थी। इसीलिए उन्होंने शायद ये कहा कि महाभारत में तो 18 दिन में युद्ध समाप्त हो गया, मुझे केवल 21 दिन दे दीजिए। 21 महीने बीत गए, पूरा साल बीत गया। उसके बाद भी सबसे बड़ी खामी जो है सरकार की, वो आज हमारे सामने उजागर होकर आ रही है। वो क्या खामी थी कि मोदी जी ने फिर अपनी छवि को चमकाना ज्यादा जरूरी समझा और 84 देशों में 6,45,21,000 वैक्सीन की डोजेस को एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि अपने देशवासियों के ऊपर एज बार लगा दिया। 45 साल कोमॉर्बिडिटी। आप जानते हैं जो बिडेन ने क्या कहा है? हर अडल्ट नागरिक जो है अमेरिका का, उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। आपको पता है सऊदी अरेबिया में जहां पर वैक्सीन भेजी गई है, 16 साल की उम्र से बड़े लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पर नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं, दूरदृष्टि तो थी नहीं, तो ये कैसे सोचते कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी पड़ जाएगी। और मैं एक बड़ा सवाल आज आपसे और पूछना चाहती हूँ कि ये टेस्टिंग का क्या हुआ? ये टेस्टिंग लगातार हमारे देश में कम क्यों होती जा रही है? 21 फरवरी जब पहली चुनावी बैठक मोदी जी कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना ही जरूरी है, उसमें चाहे लोगों की बलि चढ़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब देश में 15,000 केस थे और 9 लाख टेस्टिंग हो रही थी। आज देश 2 लाख के आंकड़े को छूने वाला है। 8 लाख की टेस्टिंग से ज्यादा देश में नहीं हो पा रही है। फिर भी आपको यह लगता है कि विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछे जाने चाहिए, उनका मजाक उड़ाना चाहिए और मोदी जी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें करते हैं। आपने जो पॉइंट्स उठाए रागिनी जी, उस पर टेस्टिंग की बात जो है, राज्य के बारे में मैं बात और कहना चाहती हूँ। बोल लीजिए सौरभ जी, जरा राज्य के बारे में भी जवाब दे दूं। ये राज्य सरकारों पर बड़ा ये हो रहा है। आप देखिए कि जब लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो क्या राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया था? उनसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। जब वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की बात आई, वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की बात आई, वैक्सीन के अप्रूवल की बात आई, तो क्या राज्य सरकार को एक कलेक्टिव विजडम का हिस्सा बनाया गया था? नहीं बनाया गया था। आज जब कोरोना की स्थिति किसी तरीके से नियंत्रित होती नहीं दिख रही है, तो आप बोलिए कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए जो आरोप इन पे बनता है वो इन पे लगेगा, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी सबकी है वो बोला जाएगा। मैं रागिनी जी आप बोलिएगा इन पर अलग अलग बात करेंगे, दोनों राज्यों पर अलग बात करेंगे और महाराष्ट्र पर खूब बात करेंगे। महाराष्ट्र पर खूब बात करेंगे। आप महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मैं कह रहा हूं आप महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात सब पे बोलिएगा और बात करनी चाहिए। मेरा कहना केवल इतना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, गुजरात की भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होगी मैम, बिल्कुल होगी। कोई फर्क नहीं है महाराष्ट्र में और गुजरात में चर्चा के लिहाज से। मैं इतना कहना चाहता हूं, वैक्सीन का सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए था, हमने पूछा। आप कहना भारतीय जनता पार्टी आप कहना, आप मेरी बात सुनिए। मेरा कहना यह है, अभी आपने कहा कि टेस्टिंग कम हो गया। टेस्टिंग तो राज्य सरकारें करेंगी। आज केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई, उसमें तो खुद ये चिंता जाहिर की गई कि राज्य टेस्टिंग कम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बीजेपी के राज्यों के नाम भी लिए। गुजरात का जिक्र किया गया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया और राज्यों का जिक्र किया गया कि टेस्टिंग का अनुपात बहुत कम है। कुछ राज्यों में टेस्टिंग RT-PCR की 90% तक हो रही है, कुछ में 40% तक हो रही है। अब ये तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या नहीं है? अगर वैक्सीन की शॉर्टेज होगी तो राज्य सरकारें कहां से वैक्सीन लेकर आएंगी? मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। टेस्ट की बात कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, टेस्टिंग की बात है, मैं आपको हाँ अच्छा टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। अब वाराणसी में 66 सेंटर खोले गए हैं। मोदी जी वहीं से आते हैं, सांसद वहीं से हैं, जिसमें से 41 सेंटर बंद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट टेस्टिंग बंद है। लखनऊ के DM का वीडियो कल वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं सड़कों पर,
टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, पता नहीं चल रहा है किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। ये सारी ये कैसी परिस्थिति सामने आ रही है। मैं कह रही हूं आप भेदभाव मत करिए, लेकिन आप अपने राज्य सरकारों को भी ये समझाइए ना, जो आपने बड़े भाषण में ये कहा था कि टेस्टिंग करवाइए, टेस्टिंग पे भरोसा करिए, और जो टेस्टिंग के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है उसका मजाक उड़ाना शुरू करिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। अब जवाब आपकी सारी बातों का सुधांशु त्रिवेदी जी, आज महाराष्ट्र आज इनका कहना है देश के अंदर वैक्सीन नहीं मिल रही है, देश के अंदर टेस्ट किट नहीं मिल रही है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के दरवाजे पर नहीं तो किसके? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, रागिनी जी ने इतनी देर बोल लिया, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कंटिन्यूअस उन्होंने बोला। मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। आप मेरी पिछली बात का ही जवाब आपने नहीं दिया सही, जहां से आपने शुरू किया। 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था 2020 में। 13 फरवरी को WHO ने यह डिक्लेयर किया था कि यह एक खतरनाक पैंडेमिक है। राहुल गांधी जी को उससे पहले पता लग गया था, क्यों नहीं विदेश से बाहर आ गए थे? खुद विदेश में रहे थे और कह रहे थे विदेश वालों को अंदर न लाया जाए। खैर, वो पॉइंट अब छोड़ दीजिए, अब आज वाले पे आते हैं। दूसरी बात, आपने जो बात गांधी जी ने विदेश में रहकर टेस्टिंग के बारे में, तो हमारी सरकार ने, देखिए मैंने बोलने दीजिए, दो ही लोगों की डिबेट, आप सुन के बोलिए, हस्तक्षेप करने। रागिनी जी, अरे आपने भी मोदी जी के बारे में तमाम लीजिएगा ना, बोला मैं शांति रागिनी जी, अपने टर्न का इंतजार किया मैंने। के लिए कुछ नहीं है रागिनी जी, दो ही लोग हैं, आप सुन लीजिए। आप दोहराए जा रहे हैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह। नहीं, आप इस बात का जवाब तब दे दी थी जब आपका बोलने का मौका था, अब इनका बोलने का मौका, इनको बोलने दीजिए। पूरे तरीके से मशगूल थे। ये ठीक नहीं है रागिनी जी, रागिनी जी व्यवहार ठीक नहीं है, रागिनी जी व्यवहार ठीक नहीं है, रागिनी जी व्यवहार ठीक नहीं है, ये गलत बात है। आपको बोलना था अपने टर्म में, आप इस बात का जवाब दे देती, अगली बार दे दीजिएगा, लेकिन वो 5 मिनट खामोशी से आपको सुन रहे थे, आप भी प्लीज सुन लीजिए। बोलिए सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं। दूसरा, इन्होंने ये आरोप लगाया कि हम लोग की सरकार तो, या हमारी पार्टी तो चुनाव में मगन है। तो जैसे इनकी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, इनके तो जैसे मास्क लगाकर रोड शो और वो कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, उसके अनुसार चल रहा है। यदि उसमें किसी प्रकार की समस्या है तो चुनाव आयोग तय करे, सारे दल मिलकर एक नीति बना लें कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार कैसे होना है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जहां तक वैक्सीन टेस्टिंग की बात है, हमारी सरकार ने ईमानदारी से, चाहे हमारी सरकार हो, हमारे पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकारें, सबको समान रूप से कहा है कि टेस्टिंग पर्याप्त रूप में होनी चाहिए। वैक्सीन की जहां तक कमी की बात है, उस बारे में केंद्र सरकार ने ऑफिशियली डाटा रिलीज किया है, जिसके अनुसार किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। जिस राज्य ने जितनी वैक्सीन कंज्यूम की है, अभी उससे ज्यादा वैक्सीन उसके पास उपलब्ध है। तीसरी बात इन्होंने यह कही थी कि सभी लोगों को क्यों नहीं कर दिया जाता 18 साल से ऊपर। अरे मान्यवर, आपको यही तो मैं कहता हूं, ये राहुल गांधी जी से का अप्रतिम ज्ञान हो सकता है। भारत में अगर एडल्ट्स की बात की जाए, 18 साल से ऊपर 98 करोड़ लोग हैं, और दोनों को 2 डोज देने का मतलब हुआ 2 अरब डोज। और अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा 5% का वेस्टेज भी मान ले, तो 2 अरब से अधिक डोज 6 महीने के अंदर भी या 5 महीने के अंदर भी किस हिसाब से बनाई जा सकती हैं? कौन सा दुनिया का देश बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? इसलिए यह आवश्यक होता है कि आप जो सबसे अधिक खतरे वाले ग्रुप है, यानी जो पहले डॉक्टर्स थे जी, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, पहले उनको करिए, फिर 60 साल से ऊपर वाले, फिर 45 से ऊपर जिनको बीमारियां, फिर पता, और क्रमशः सरकार सबके लिए खोलती है। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं, एक बात और कहना चाहता हूं, यानी इस पर वैक्सीन पर एक जवाब दे दीजिए। इनका कहना यह भी है, बार बार ये भी उठा रहे हैं, रागिनी जी ने भी कहा कि अगर देश में मान लीजिए आज का आंकड़ा है कि लगभग 11 करोड़ डोज जो है वो लग गई है, लगभग 10.5 करोड़ 11 करोड़ के आसपास लग गई है, और ये कहते हैं 6 करोड़ डोज आपने एक्सपोर्ट कर दी। गणित बैठता है, टोटल प्रोडक्शन भारत में जितनी वैक्सीन की हुई उसका 35% आपने एक्सपोर्ट कर दिया। वो एक्सपोर्ट करने की बजाय भारत के नागरिक को लगना चाहिए था कि नहीं? हां, अब ये भी बात, यही तो मैं कह रहा हूं, इतना विदेश में घूमते हैं इनके नेता और उनको यही जानकारी नहीं। कोविशील्ड एक कई देशों के समूह के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा था। उसकी रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में भारत भी शामिल था। तो हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। और मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका ने हमको नोटिस भी सर्व किया हुआ है कि आपने देर से शुरू किया और जितना आपका कमिटमेंट था उतने आपने वैक्सीन बाहर नहीं भेजे।
तो भाई इनको यह बात भी समझनी चाहिए कि जो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, क्योंकि कई देशों ने मिलकर इसको विकसित किया हुआ है, इस कारण से यह स्थिति है। फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, फिर एक छोटी सी बात, यदि ये किसी भी प्रकार की आवश्यकता संपन्नता की बात करते हैं तो जितने भी दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, उत्तर भारत का सबसे संपन्न राज्य कौन है? सबसे अधिक संपन्न राज्य पंजाब, और पूरे भारत का सबसे संपन्न राज्य महाराष्ट्र, जहां आर्थिक राजधानी। दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, और दोनों जगह की सरकारें ये कहें कि हमें व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हमें केंद्र से और मदद चाहिए, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक और बात याद दिलाना चाहते हैं, पुरानी बात इसका जवाब मैं ले लूं। शुरू में राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का एक और प्रमाण बताया गया था ना, एक वाक्य, भीलवाड़ा मॉडल। क्या हुआ भीलवाड़ा मॉडल का? हवा में उड़ गया। अरे 2-3 दिन सरकार ने अच्छा प्रयास किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, देश में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, मैं कह रहा हूं इनकी बातों में तथ्य कम और केवल विरोध के लिए विरोध। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर उसके 2020 के रिकॉर्ड के मुकाबले ज्यादा मामले न आ रहे हो। लेकिन रागिनी जी, अपनी बात कहने से पहले इसका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि ये वैलिड सवाल है कि वेव 1 में भी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। देश में एक बाकी राज्यों का आंकड़ा एक तरफ, महाराष्ट्र का एक तरफ। आज भी पूरे देश के 30% केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। क्या दिक्कत है ऐसी महाराष्ट्र में? दिक्कत सौरभ जी ये है कि सुधांशु जी अपनी सुविधा के हिसाब से तथ्यों को, तर्कों को और आंकड़ों को बहुत खूबसूरती से तोड़ने और मरोड़ने का काम आपके चैनल पे कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्य आपके साथ साझा करती हूँ आपके दर्शकों की सुविधा के लिए। देखिए, महाराष्ट्र अभी तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। महाराष्ट्र में जितनी वैक्सीन्स मिली, महाराष्ट्र की करीब 12 करोड़ की जनसंख्या है, उससे आधी जनसंख्या गुजरात की है, और उतनी ही वैक्सीन्स गुजरात में दी गई जबकि जनसंख्या आधी है। सुधांशु जी ये बात नहीं बताएंगे? मैं और आ जाती हूँ। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट महाराष्ट्र ने करवाया, 97 लाख लोगों को वैक्सीनेट राजस्थान ने कराया, और बिहार 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट करा पाया, मध्य प्रदेश केवल 50 लाख लोगों को। इन सारे, और उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या दुगनी है महाराष्ट्र से, वो 80 लाख पर अटका हुआ है। तो केवल ये कह देना कि एक सरकार अच्छा काम कर रही है, दूसरी सरकार नहीं कर रही है, मैं सही नहीं समझती। मैं भी इस तरीके के बहुत उदाहरण दे सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में शमशान और बनाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ डिस्कनेक्ट हो गया। आपको आवाज मिल रही है? छत्तीसगढ़ वहां पर स्टेडियम को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील करने की कवायद कर रहा है। और आप मुझे बताइए कैसे कैसे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं ऐसे प्रदेशों से। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि टेस्टिंग सेंटर से लेकर शमशान तक लंबी लंबी कतारें हैं? गुजरात में लगातार ये दृश्य सामने आ रहे हैं कि एक के ऊपर एक रखकर शव जलाए जा रहे हैं जी। तो क्या इससे समझ में नहीं आता कि किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुलभ है और किसकी स्वास्थ्य व्यवस्था है जो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है? और मैं जानना चाहती हूं सुधांशु जी से, आपको आवाज आ रही है रागिनी जी? अब उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोन दोबारा कनेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूं उनकी बात पूरी हो जाए। अब आई आपको आवाज रागिनी जी? रागिनी जी सुन पा रही हैं आप मुझे अब? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, आपने अभी आपने जितनी बातें कही वो गई ऑन एयर गई। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जब बोल रही थी वो सारी बात दर्शक सुन रहे थे। अब मैं उसमें बीच में आपको टोकना चाह रहा था, लेकिन आवाज आपको गई नहीं। आपने जब कहा कि राज्यों की तुलना नहीं हो सकती, आपने कहा राज्यों की तुलना नहीं हो सकती। मैं आपको अब एक आंकड़ा मैं देता हूं आपको, और मैंने आपको कहा था कि वेव 1 में भी महाराष्ट्र वहीं था, दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र वहीं। उसका जवाब नहीं आया। 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश में एक दिन के आंकड़े हैं 13,000 से 15,000, और 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में आंकड़े एक दिन में है 50 से 54,000। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं सौरभ जी, आप ये बात भी तो समझिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से प्राइवेट टेस्टिंग पूरी तरह बंद है। लखनऊ के डीएम खुद इस बात को एक वीडियो में स्वीकार चुके हैं। कोई प्राइवेट टेस्टिंग नहीं हो रही है, लखनऊ तक में प्राइवेट टेस्टिंग नहीं है। तो क्यों बंद कर दी गई? कि आंकड़े नीचे आ जाएं। और सुधांशु जी ने कहा कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। अगर वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है तो अचानक आनन फानन में इतनी सारी फॉरेन वैक्सीन का अप्रूवल क्यों देना पड़ा सरकार को?
क्या इस बात में विरोधाभास नहीं है? मतलब आप कहें चित भी मेरी पट भी मेरी, वैक्सीन कम भी नहीं है, फिर भी हम वैक्सीन मंगा रहे हैं और वैक्सीन मंगाने आपने यूपी को लेकर जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब पहले लेता हूं। आप लगातार उसका बैठकर अगर मजाक उत्तर उनका कहना है यूपी के आंकड़े इसलिए कम है कि आप यूपी में टेस्ट ही नहीं कर रहे। सुधांशु जी, और एक खबर आज छपी हुई है अखबारों में, जो वहां कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को, अपने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी है कि हमारे कहने पर भी लोगों को भर्ती नहीं हो रही मिल रही अस्पतालों में, टेस्ट नहीं किए जा रहे लोगों के। ये यूपी के कानून मंत्री ने अपनी सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है। देखिए, कोरोना के विस्तार की विकराल परिस्थितियां कई राज्यों में हैं। मैंने बताया ना, 10 ऐसे राज्य हैं जहां से 80% आ रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। हम इससे कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु अभी जो रागिनी जी ने आरोप लगाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि आप यह कह रही हैं कि महाराष्ट्र से 2 गुनी से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, मगर महाराष्ट्र को वैक्सीन उत्तर प्रदेश से अधिक मिली। दूसरा आंकड़ा देख लीजिए, राजस्थान से 3 गुनी अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, पर राजस्थान को उतनी ही वैक्सीन मिली है, बल्कि उत्तर प्रदेश को उससे थोड़ी कम मिली है। तो राजस्थान तो कांग्रेस शासित है। हम इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मगर समस्या क्या है कि हर चीज को केवल इस नजरिए से देखना और उसमें राजनीति करने का प्रयास करना। अब जैसे इन्होंने बार बार यह कहने का प्रयास किया कि साहब अब तो चुनाव में लगे हुए हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भाई, चुनाव है तो चुनाव में सारे लोग लगे रहेंगे, और अगर उनको लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से राज्यों में बेहतर काम होना चाहिए, तो कांग्रेस एक बात भूल जाती है। अभी आपने रागिनी जी के पिछले वक्तव्य में देखा, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, बिल्कुल है, मगर जनाब यहां पर आप सिर्फ विपक्ष नहीं है, कई राज्यों में आप सत्ता पक्ष हैं। सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। महाराष्ट्र में आप सत्ता पक्ष हैं, छत्तीसगढ़ में आप सत्ता पक्ष हैं, राजस्थान में आप सत्ता पक्ष हैं, पंजाब में आप सत्ता पक्ष हैं, मगर समस्या क्या है कि कांग्रेस अपोजिशन वाले माइंडसेट से निकल नहीं पा रही है और इस सीमा तक चली जा रही है जैसे चुनाव प्रचार करना भी सिर्फ सरकार का काम है। अच्छा, विपक्ष तो करता नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये चाहे, एक मिनट एक वाक्य पूरा कर दूं, ये चाहे केरल में मुस्लिम लीग के साथ, या बंगाल में पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी के साथ, या आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, ये कोरोना का नया सब विचार निकालने के लिए, कुछ समाधान निकालने के लिए गठबंधन। एक चीज का जवाब आप दोनों दें। चुनाव है, राजनीति आप कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्य ये है कि स्वास्थ्य के मामले में चुनाव को लेकर के जो बात हुई आपने कही, मैं इसका जवाब आप दोनों से चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें दोनों अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देते हैं। चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, गृह मंत्री भी जा रहे हैं, आपके सारे तमाम बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, वहां के जो नेता हैं वो भी विपक्ष के वो भी प्रचार कर रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना चुनाव वाले राज्यों में नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री जब बैठक करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ तो ये याद दिलाया जाएगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। फिर वो उन लाखों लाख की सभाओं में वो नारा कहां चला जाता है? बच्चे एग्जाम ना दे पाए इसकी मांग तो हो रही है, चुनाव में लोग भीड़ ना लगाएं रैलियों में, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा। सुधांशु जी, इसका मैं जवाब जी हाँ दीजिए। चुनावी रैलियों पर लगाम क्यों नहीं लगे? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल एकदम जायज है। कहीं पर भी यदि पब्लिक गैदरिंग होती है तो उससे समस्या हो सकती है, और चुनावी रैली भी उसमें से एक है, परंतु चुनावी प्रक्रिया का संचालन चुनाव आयोग करता है। जैसे रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, या किसी सरकार का निर्णय नहीं था, या चुनाव आयोग का निर्णय था। चुनाव आचार संहिता वो तय करते हैं। मेरे विचार से जो आप कह रहे हैं, यदि चुनाव आयोग इस विषय में कोई निर्णय ले तो सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार ये निर्णय आपकी पार्टी अपने आप नहीं ले सकती। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी ये बढ़ के नहीं कह सकती भाई कि ये हालत देखते हुए हम, ये बात सही है कि रैली होती है तो उन चीजों का पालन नहीं हो पाता है। रागिनी जी, आप भी जवाब दीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि वहां पर बाकी राज्यों में चुनाव खत्म हो गया इसीलिए। 6 अप्रैल तक तो आप लोग भी प्रचार कर रहे थे, तमिलनाडु में भी कर रहे थे, असम में भी कर रहे थे, केरल में भी कर रहे थे। और आप कमाल की बात है सौरभ जी, आप सवाल पूछे और पहले ये बता दें कि जवाब में ये मत कहिएगा। चलिए, इतना आपका मान रखती हूँ, जवाब उस तरह से नहीं देती जैसा आज जिसकी अपेक्षा आपको थी। पर मुझे एक बात बताइए कि वो चुनाव आयोग जिसकी गाड़ी खराब होते ही वो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी, प्रत्याशियों की गाड़ी तलाश करता है ईवीएम रखने के लिए, उस चुनाव आयोग से हम ये अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि वो सरकार को ये निर्देश देगा कि एक आपातकालीन बैठक बुलाइए, एक ऑल पार्टी मीट करवाइए, एक सर्वदलीय बैठक
हो और उसमें ये निर्णय लिया जाए कि अब वर्चुअल रैली होंगी। वो चुनाव आयोग क्या ये कर सकता है? स्वायत्तता बची है चुनाव आयोग के पास? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। और दूसरी बात, आप देखिए कि चुनावी रैलियों के लिए जो बैठकें की गई, चुनावी रणनीति बनाने के लिए की गई और मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की गई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसमें क्या एक भी बार चुनाव की जो पूरी एक प्रणाली होती है उससे कोरोना का विस्तार हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई? क्या मोदी जी के लिए वो कभी भी प्राथमिकता थी? और तो छोड़िए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नारा देने वाले मोदी जी दिसंबर में गुजरात में हस्तकला मेले में जाते हैं बिना मास्क पहने। एक वॉलंटियर उन्हें मास्क देता है तो मना कर देते हैं। ट्रोल हुए थे मोदी जी इस बात पर। पहली बार वैक्सीन लगवाई जब उन्होंने बिना मास्क पहने लगवाई। अमित शाह जी की तमाम फोटो चैनल, आपका चैनल भी दिखा रहा है, जिसमें वो बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। और जो चुनावी रैली होती है उसमें भी मास्क और सैनिटाइजर नहीं बांट रहे हैं, 1000 रुपए के कूपन ही बांट रहे हैं। तो चुनाव प्राथमिकता है या लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? वो तो सबके सामने है। और ये विपक्ष थोड़ी ना निर्णय ले सकता है कि देश में नीति क्या होनी चाहिए चुनाव की रैली पे। लेकिन ये आवाज तो आपकी तरफ से भी नहीं उठी। सरकार के पास है। नागरी जी, पिछले एक हफ्ते से रोजाना जो है पूरी तरीके से पिछले एक हफ्ते से रोजाना देश में 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। क्योंकि मुझे पिछले लगता है एक हफ्ते से रागिनी जी, अभी है समय, पिछले एक हफ्ते से देश में रोजाना कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव 6 अप्रैल को हुआ है। बाकी राज्यों में यह बात कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं उठाई तब तक कि रैलियों में लोग ना आए। ये तो अभी भी नहीं उठा रहे, लेकिन आपने भी नहीं उठाई। सारी बात सुनिए, जो बात राहुल जी पिछले साल से उठा रहे हैं उसको सरकार ने सुना नहीं। आपने उसके ऊपर सवाल 2 बार पूछा, मुझे अच्छा लगा, सुधांशु जी ने जवाब नहीं दिया। जो बात कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नहीं उठा रहा है उसके ऊपर आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये सरकार निर्धारित करेगी या हम फैसला ले लेंगे? आज सरकार मान लेगी? हमारे आप उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। चाहते नहीं है मोदी। मतलब अगर ये बैन नहीं कर रहे थे तो आपको सूट कर रहा था, रैली करना आपको तब तक सूट कर रहा था। आज इनको जरूरत है रैली करने की, तो आज केवल इनकी जिम्मेदारी की है बंद कर दे। वो अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना कद बनाने के लिए दूसरे नेताओं के पैर काटने का काम करते हैं। अच्छा, सुधांशु जी की 1-2 बातों का मुझे जल्दी से जवाब देने दीजिए। सौरभ जी 15 सेकंड। देखिए, ये कह रहे हैं, हाँ ठीक है, इन्होंने एक तर्क रखा कि भाई हमें तो हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्लिगेशन होता है, हमें विदेश में दवाई भेजनी ही थी। तो मैं इनको याद दिलाती हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 महीने पहले सरकार को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि जो दवाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो अमेरिका ने सप्लाई करना बंद कर दिया है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगा दिया है, इसलिए कि अब हमारे देश को जरूरी है, हम कुछ नहीं भेजेंगे। मेरे पास समय नहीं है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए आप इस बात का। नागरिकों लास्ट कमेंट सुधांशु त्रिवेदी। सर्वोपरि है सुधांशु जी, आंखें खोल लीजिए। ठीक है, जवाब मैडम प्लीज। अंधेरा है, कोरोना की जो मार है। रागिनी जी, समय खत्म हो जाएगा, प्लीज इनका जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन के जाइएगा। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, रैली न करने को लेकर मैं मान सकता हूं राहुल गांधी जी बहुत समझदार हैं। शायद बंगाल वो इसीलिए नहीं गए ताकि कोरोना न फैले, क्योंकि मुद्दे की बात केरल में समझ में आती है, बाकी लोग तो सतही होते हैं। पर यह बताइए, चुनाव के समय रैली तो चलिए आवश्यकता है, पर ये दिल्ली के बॉर्डर पर 5 महीने से जो लोग बैठे थे, जबकि कोरोना का पीक भी चल रहा था, किसी ने एक प्रश्न उठाया? 26 जनवरी को धक्कम धुक्का करते हुए हजारों की भीड़ दिखाई पड़ी टीवी पर, लाल किले पे, तो किसी ने प्रश्न उठाया? ये बताइए। उसके बाद तरह तरह की पंचायतें हो रही हैं, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक। चुनाव तो नहीं है, वो आवश्यकता नहीं, और ऐसी चीज के लिए हो रही है जिस एक्ट का अस्तित्व नहीं है, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन लगाया हुआ है और उसको समर्थन दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी रोड शो किसके लिए कर रही है? वहां तो चुनाव नहीं है। तो यहां मैं कहना चाहता हूं, कोरोना से कोई मतलब नहीं है जहां सूट करता, वरना एक शब्द बोलना चाहिए था ना कि मत करो भाई ये पंचायत। सूट तो ऐसा लगता है कि जिसको जो कर रहा, जिसको जो करता है वो उसी पर जवाब देना चाहता है। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जी, रागिनी नायक जी, आप दोनों देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी तो ये विनती है और मुझे लगता है, उम्मीद है कि ऐसे विकराल समय में बहुत संजीदगी के साथ सोच विचार चल रहा होगा। सरकार फैसले करेगी, अच्छे फैसले करे, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लगातार उठाते रहे, ताकि सनद रहे और सरकार जागरूक, बार बार जागरूक होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। अब वक्त है क्रिकेट का। 80 सेकंड के ब्रेक के बाद क्रिकेट धमाका में संजय मांजरेकर बताएंगे आज की ड्रीम टीम। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।